नमस्कार है आप सभी को और बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी की ऑनलाइन क्लास के अंदर। हिंदी कक्षा 10 की ऑनलाइन क्लास। हम पाठ चूँकि पढ़ रहे हैं मुंशी प्रेमचंद, पाठ संख्या 12 और कहानी पढ़ रहे हैं ईदगाह। ईदगाह के कई भागों को हमने पढ़ा है। आज हम इसका अंतिम भाग पढ़ेंगे और अंतिम भाग में हम क्या क्या घटनाक्रम होता है उस घटनाक्रम को जानेंगे। इससे पूर्व के भाग में हमने पढ़ा था कि हामिद मेले में गया और मेले में जाने के दौरान उसने चिमटा खरीदा। उसके मित्रों के साथ उसकी बातचीत होती है। दोनों में खूब दो दल बन जाते हैं। दोनों दलों में खूब एक दूसरे को छकाने का प्रयास होता है। अंत में हामिद है वो अपनी बातचीत में अपने मित्र गणों को, संगियों को हरा देता है और अंत में सभी मित्रगण ये मान लेते हैं कि हामिद का चिमटा उनके खिलौना से बहुत ज़्यादा बेहतर है। फिर हामिद के साथ वो दोस्ताना व्यवहार भी करते हैं, उसके साथ सही ढंग से पेश आते हैं और साथ में खिलौने भी हामिद को दिखाते हैं। हामिद भी उनका अपना चिमटा है उनको अपने हाथ में देकर दिखाता है। अब देखिए, सारे बच्चे मन में पश्चाताप लेकर थे कि उनको ये लगा कि हामिद ने तो एक बहुत ही उपयोगी चीज़ खरीद ली है और उन्होंने सिर्फ पैसे हैं वो ऐसे ही गंवा दिए खाने पीने में और फालतू की चीज़ों को खरीदने में या खिलौने खरीदने में। कहीं उनकी अम्मी उनको डांट न दें। अब वो दल, जो ग्रामीणों का दल और बच्चों का जो दल संगी साथ में जो है ईदगाह गया था, शहर की तरफ गया था, मेला भी देखना था और ईद की जो है नमाज भी अदा करनी थी। तो उसके बाद वो सारा कुछ वहाँ की व्यवस्था को पूरा कर लेने के बाद जब वो घर की तरफ आते हैं, पुनः गांव की तरफ आते हैं, तो गांव में जैसे ये दल है वो प्रवेश करता है तो गांव में क्या हो जाती है, हलचल मच जाती है। तो लेखक मुंशी प्रेमचंद उस घटनाक्रम को इस के अंदर बता रहे हैं। तो ये हम आज जानेंगे कि अंतिम जो है गद्यांश है हमारा। तो समझते हैं हम जो है भाग को। 11 बजे गांव में हलचल मच गई, मेले वाले आ गए। यानी जैसे ही मेले वाले गांव के अंदर प्रवेश हुए, सब जगह ये बात फैल गई। गांव चूँकि छोटा होता है, जल्दी ही कुछ भी घटनाक्रम घटता है तो शीघ्रता से बात है वो जल्दी फैल जाती है। तो वहाँ गांव में भी हलचल मच गई और सब जगह ये शोर फैल गया कि मेले वाले आ गए, मेले वाले आ गए। मौसीन की बड़ी बहन ने दौड़कर बिस्ती उसके हाथ से छीन लिया। अब बच्चे चूँकि वहाँ से बहुत सारे खिलौने भी लेकर आए थे, तो हर एक ने, किसी ने जो है बिस्ती खरीदा, किसी ने वकील खरीदा, तो किसी ने जो है पुलिस का सिपाही खरीदा। तो हर एक ने जो है खिलौने खरीदे थे। 4 मित्र थे, मौसिन, महमूद, नूरे और सम्मी। 5वां हामिद था और हामिद ने चिमटा खरीदा था। तो उसके भाई बहन जो घर पे थे, उसकी छोटी बहन ने अपने भाई को आते देखा और बिस्ती है उसके हाथ से छीना और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ बिस्ती सीधे नीचे आ रहे और सुरलोक सुधारे। यानी बिस्ती जो मिट्टी का बना हुआ खिलौना था तो अत्यंत सुंदर, लेकिन वो बहन ने ऐसे इस तरीके से छीना कि वो खिलौना नीचे गिर गया। मिट्टी का था चूँकि और ऐसे ही टूट गया। टूटते ही वो बिखर गया और इस प्रकार से लेखक ने हास्यास्पद तरीके से व्यंग्य किया है कि मियाँ बिस्ती है वो सुरलोक सिधारे। सुरलोक अर्थात स्वर्ग को चले गए, अर्थात वो टूट गया। और इस पर दोनों भाई बहन में खूब सारी मारपीट हुई। दोनों खूब रोए और उनकी अम्मा ये शोर सुनकर जो बिगड़ी कि दोनों के ऊपर 2-2 चांटे और लगाए। ये हश्र हुआ बिस्ती खरीदने का। ठीक है, किसका? जो है मोहसिन ने जो बिस्ती खरीदा था। और फिर दोनों भाई बहन तो लड़े ही लड़े और दोनों रोए कि उसका खिलौना टूट गया और उसने दोनों में मारपीट हुई और अंत में अम्मा को भी गुस्सा आ गया और अम्मा ने 2-2 और जमा दिए और इस प्रकार से बिस्ती का सुरलोक सिधार जाना पूरा हुआ। अब हम आगे देखते हैं दूसरे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। मियाँ नूरे भी घर गए। नूरे जो मित्र मंडली में शामिल था कि वकील का अंत उसके प्रतिष्ठानुकूल उससे ज़्यादा गौरव में हुआ। वकील चूँकि जो है प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है, पद और प्रतिष्ठा का, और इस प्रकार से यहाँ पर जो नूरे ने जो वकील खरीदा था वो भी उसे उसी अनुसार है अपने घर में जो है प्रतिष्ठा से रखना चाहता था। वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता था। अब वकील साहब थे और वकील साहब को साधारण तरीके से नीचे तो नहीं बिठाया जा सकता था, न ही घर के अंदर जो कच्ची मिट्टी के घर बने होते हैं और उसके अंदर छोटे छोटे आले बने हुए होते हैं या उससे भी छोटे आले बने होते, तो
अब नूरे ये नहीं चाहता था कि उनको साधारण तरीके से ताक पर यानी छोटे से आले के अंदर बिठा दिया जाए या छोटा सा जो खड्डा दीवार के अंदर बना होता है उसमें बिठा दिया जाए या ज़मीन पे पटक दिया जाए, क्योंकि वो वकील साहब की प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं था। वो एक सरकारी पद के जो है उच्चतम पद का गौरव में जो है पद था, तो जो है नूरे उससे साधारण तरीके से नहीं बिठा सकता था। उसकी मर्यादा पर विचार तो रखना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गई। अब जो है नूरे है वो सम्मान से वकील साहब को बिठाना चाहता था। दीवार में 2 डंडियाँ लगा दी गई, खूंटियाँ बना दी गई। खूंटियाँ यानी एक प्रकार से सहारा। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। बच्चे चूंकि इसी तरीके से खेलते हैं। पटरे पर कागज का कालीन भी बिछाया गया और इस प्रकार से जैसे 2 खूंटियाँ गाड़ दी गई और उसके ऊपर लकड़ी का पट्टा, उसके ऊपर कागज बिठा दिया गया और इस प्रकार से वो वकील साहब है को उसको उसके ऊपर बिठाना चाहता था। पटरे पर कागज का कालीन बिछा दिया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे, यानी उनको दीवार में इस तरीके से बिठा दिया गया। विराजे यानी बैठे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। पंखा यानी वकील साहब चूँकि बड़े सुखों साजो सामान के साथ रहते हैं, या कह सकते हैं कि उन्हें सरकारी उच्च पद है, तो ऐसे में उनको सुविधाएं भी खूब मिलती है। तो नूरे भी ये चाहता था कि उनको जो है पंखा झुलाना शुरू किया। अदालत में खस की टट्टियाँ और बिजली के खंभे रहते हैं। अदालत है जहाँ पे न्याय व्यवस्था चलती है और ऐसे में वहाँ पर खस की टट्टियाँ से तात्पर्य होता है, खस एक घास होती है, सुगंधित घास होती है, और टट्टियाँ यानी पर्दे, एक तरह से खस की जाली नुमा ऐसी वो बनी होती है, दरिया टाइप होती है। और ये अक्सर पहले लगते थे घरों के अंदर, लोग आज भी लगाते हैं। तो ये क्या इससे पर्दों की तरह लगाई जाती है घरों के मुख्य द्वार पे या खिड़कियों पे, और फिर जब हवा आती है तो इसमें से ठंडी हवा आती है, ये कमरों को ठंडा करती है, ये खस की घास जो होती है वो। और ऐसे में अदालत में भी इस तरह की टट्टियाँ या इस तरह की घास की जो है पर्दे हैं वो लगे रहते हैं, और साथ में बिजली के खंभे भी होते हैं वकीलों की सुविधाओं के लिए, क्योंकि अदालत एक सरकारी महकमा है, तो यहाँ पे सभी उच्च पद के लोग हैं यहाँ पे है मौजूद है, तो ऐसे में वकीलों को भी सुख सुविधाएं मिलती हैं। तो यहाँ पर खस की टट्टियाँ और बिजली के खंभे भी अदालतों के अंदर रहते हैं। तो लेखक ने अदालतों की सुख सुविधाओं के बारे में भी जो है बताने का प्रयास है वो किया है। तो अब नूरे हैं वो ये चाहता है कि जो उसने अदालत को देखा होगा, तो अदालत के अनुसार तो वो नहीं कर सकता था, तो उसने वो अपने वकील साहब को पंखा झुला सकता था, तो उसने जो है पंखा उसने लाने का प्रयास किया, और कि वो पंखा भी नहीं झुलाए, ऐसे कैसे हो सकता। कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी। कानून में बहुत सारे जो है किताबों को पढ़ना पड़ता है और बहुत सारे कानून के जो है लॉ के जो है तरीके होते हैं। तो ऐसी स्थिति में नूरे नहीं चाहता था कि वकील साहब के दिमाग में किसी प्रकार की गर्मी चढ़ जाए। बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। तो जैसे तैसे उसने जो है बांस का पंखा लाया और अपने वकील साहब को हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में आ रहे, और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घूरे पर डाल दी गई। देखिए अब वकील साहब का क्या हश्र हो रहा है कि यहाँ पर भी बच्चे ने अपनी गरिमा के अनुसार वकील साहब के उठने बैठने की व्यवस्था भी की थी, और वो उसे झूला भी झुला रहा था। बच्चों में नए नए खिलौने होते हैं तो बहुत ज़्यादा रोचकता भी होती है और मन में अत्यंत प्रेम होता है, तो उसी भाव से वो अपने खिलौनों के साथ खेला करते हैं। तो यहाँ पे नूरे ने भी वही किया, लेकिन पंखे के झलने के दौरान ही जो है वकील साहब को लग गया या पता नहीं क्या हुआ, वकील साहब नीचे गिर गए और सीधे मृत्यु लोक में आ गए। यानी बड़े स्वर्ग लोक में यूँ कि उसे काफ़ी ऊंचाई पे अच्छे से बिठाया था मान सम्मान के साथ, लेकिन मृत्यु लोक में यानी नीचे ज़मीन पे गिरे और माटी का चोला माटी में मिल गया। चूँकि खिलौना मिट्टी का ही बना हुआ था, मिट्टी में मिल गया। फिर बच्चे थे तो बहुत जोर शोर से रोया कि उसका खिलौना टूट गया। वकील साहब की अस्थि घूरे पर डाल दी गई। घूरा अर्थात जहाँ कचरे का ढेर घर के बाहर डाल दिया जाता है। अस्थि यानी उनकी हड्डियाँ, अस्थि पंजर है जो टूटा हुआ मिट्टी का कचरा, तो उसे जो है कूड़ेदान के अंदर या जहाँ कचरा डाला जाता है उसके ढेर पे घर के बाहर है वो डाल दी गई। तो ये वकील साहब का भी अंत हो गया, हम देख सकते हैं। अब हम चलते हैं तीसरे व्यक्ति के पास। तीसरा जो है संगी था महमूद। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। वो भी महमूद भी अपने घर गया और वो भी जो है अपने सिपाही के साथ खेलने के लिए प्रयास करने लगा, और उसने कहा कि मेरा जो सिपाही है वो गांव का पहरा देगा।
पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो था नहीं, अपने पैरों पे चले, वह पालकी पर चलेगा। और उसने कहा कि ये खास गणमान्य है तो उसे पालकी पर बैठाया जाएगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चीथड़े बिछाए गए, यानी अम्मा या जो भी घर के जो भी पुराने कपड़े वपड़े थे उसमें से फटे पुराने कचरा, जो भी कपड़ों का चीथड़े यानी फटे पुराने कपड़े, वो एक टोकरी लाई गई। टोकरी में उन्होंने उसको बिछाया, जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे और उसको लिटा दिया गया। नूरे ने ये टोकरी उठाई और अपने द्वार पर चक्कर लगाने लगा, यानी अब टोकरी पे उनको लिटा दिया गया, सिर के ऊपर टोकरी रखी गई और चक्कर लगाने लगा। उसके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ से सोने वाले जागते लोग पुकारते हैं, यानी कि सोने वाले जागते रहो, तो तोतले बच्चे चूँकि थोड़े से तोतले बोलते हैं, तो सोने वाले जागते रहो यानी सोने वाले जागते लो की पुकार लगाते हैं। मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। अब उन्होंने देखा कि अभी रात तो हुई नहीं है, दिन का उजाला है, अभी सोने वाले कैसे हो सकते, तो उन्होंने अंधेरा करना चाहा। महमूद को ठोकर लग जाती है, तो उन्होंने अंधेरी के कारण जो है अचानक से ठोकर लग जाती, दिखाई नहीं देता, टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक के लिए ज़मीन पर आ पड़ते हैं और उनको एक टांग में विकार आ जाता है। टोकरी के गिरते ही सिपाही बाहर गिर जाता है और फिर एक टांग है वो टूट जाती है। विकार आ जाना यानी टूट फूट जाना, खराब हो जाना। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। अब महमूद को लगा कि इस टांग को कैसे जोड़ा जाए, तो उसने कोशिश की कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो उसने जो कोशिश की कि अब जो है सिपाही का पाँव है वो जोड़ दिया जाए। उसको ऐसा मलहम मिल गया है जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन जोड़ सकता है। उसे कुछ जो है आइडिया कह सकते हैं, कुछ उपाय सूझा कि वो टूटी टांग को जोड़ सकता है। केवल गूलर का दूध चाहिए। गूलर एक प्रकार का पौधा होता है और उस पौधे से दूध निकलता है, जैसे आग के पौधे से भी दूध निकलता है। कई ऐसे पौधे होते हैं जिसमें डाली तोड़ने पर उसमें से दूध की जैसी बूंदें निकलती है और ये गूलर का जो दूध होता है वो चिपचिपा होता है और इस प्रकार से चिपचिपे जैसे गोंद होता है उसी प्रकार का होता है, हल्का सा चिपचिपा। तो महमूद को लगा कि मैं इस दूध से इसकी टांग है वो जोड़ दूंगा। गूलर का दूध आता है और फिर जंगल से कहीं से दूध भी लाया जाता है, टांग जोड़ दी जाती है, लेकिन सिपाही को ज्यों ही खड़ा किया जाता है टांग जवाब दे देती है। वो अच्छे से नहीं जुड़ी है तो वो टूट जाती है या बार बार कोई हालत हो जाती है। शल्य क्रिया असफल हुई। शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन, शरीर के भाग को काट फाट कर जो भी क्रिया की जाती है, तो ऑपरेशन ये असफल रहा। तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अंत में बच्चे उपाय सोचते हैं कि ऐसे तो एक टांग पे खड़ा नहीं रह सकता, तो क्यों ना दूसरी दोनों टांगें बराबर कर दी जाए, तो दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ सकता है कि अब उसे बिठाया जाएगा। एक टांग से वह न तो चल सकता था न बैठ सकता था। अब वह सिपाही सन्यासी हो गया। अब उसे एक जगह बिठा दिया गया क्योंकि दोनों टांगें टूट गई और सन्यासी होने से तात्पर्य है कि वो एक जगह ही बैठा रहेगा। अपनी जगह पर बैठा बैठा पैरा दे रहा है कि बच्चों ने उसको अब एक जगह बिठा दिया क्योंकि उनको और टूटने का भय है। कभी कभी देवता भी बन जाता है और कभी कभी बच्चे खेलते खेलते उसको भगवान बना लेते हैं, देवता बना लेते हैं और उसकी पूजा अर्चना भी करते हैं। उसके सिर का झालरदार जो है साफा है वो खुरच दिया गया। सिपाही के जो मुख पर जो साफा था यानी उसका जो भी उसका स्वरूप है वो साफा, उसको भी खुरच के बच्चों ने खराब है वो कर दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये साफा भी बच्चों ने खुरच दिया है। यानी अब कुल मिला के सिपाही की बदकदरी हो रही है। अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो, यानी बच्चे हैं उसे अपनी सुविधा अनुसार खेल रहे हैं। कभी उसे सन्यासी बना लेते थे, कभी जो है उसे देवता बना लेते थे, कभी सिर की झालर को खुरच के उसका नया रूप दे देते थे। अब जितना रूपांतर चाहो कर लो, यानी अब बच्चे अपने मन अनुसार है उसका रूपांतर कर सकते हैं। कभी कभी तो इससे घर में बाट का काम भी लिया जाता है कि कभी अम्मा कुछ चीज़ों को तोलने के लिए जो है बाट के रूप में डाल दे देती है, तोल में उसका काम ले लेती है। तो अब सिपाही का ये हश्र हो गया, यानी सिपाही के पैसे भी बर्बाद हो गए। तो इस प्रकार से 3 बच्चों के खिलौने पूरी तरह से बिखर गए। अब हामिद के साथ क्या होता है देखिए। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए कि हामिद जब अपने घर गया तो हामिद की अम्मा जो है वो किस प्रकार से बात करती है। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। अमीना ने जैसे ही सुना कि मेले वाले आ गए हैं और उसने जैसे ही हामिद ने अपनी अम्मी जान को आवाज़ दी होगी, अपनी दादी को आवाज़ दे दी होगी, तो उसकी आवाज़ सुनते ही अमीना दौड़ी आई घर से बाहर और प्यार से उठाकर उसे गोद में लिया और प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखा। उसने बच्चे को जैसे ही गोद में लिया, उसे लाड प्यार किया, तभी उसने चिमटा देखा तो वो चौंक गई।
ये चिमटा कहाँ था, और उसने पूछा कि ये चिमटा कहाँ से लाया। मैंने मोल लिया है। तो हामिद ने कहा कि मैंने खरीदा है। के पैसे में, यानी कितने पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। अमीना दुख से भर गई, यानी उसे लगा कि ये बच्चा क्या कराया है, ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया, यानी इतना समय हो गया, सुबह गया था, दोपहर हो गई और ये बच्चा है वो चिमटा खरीद के ले आया है। मैंने तो उसको खाने पीने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन न तो कुछ खाया और ऐसे ही चिमटा लेके आया। और लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? तो दादी माँ ने उससे डांटा कि तुझे और कोई अच्छी चीज़ नहीं मिली जो लोहे का चिमटा है उठा कर ले आया, पैसा खर्च करके आ गया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, हामिद ने अपराधी भाव से कहा, अपराधी जो भाव बोझ से कहा कि तुम्हारी अंगुलियां हैं या उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने उसे ले लिया। हामिद ने अपनी दादी की तरफ देखा और अपराध बोझ का भाव चेहरे पे लाते हुए कहा कि तुम्हारी अंगुलियां जब भी तुम रोटी बनाती हो अक्सर तवे से जल जाती है, तो मुझे तुम्हारा ख्याल आया तो मैंने उससे उस पैसे से चिमटा खरीद लिया। ठीक है, तो हामिद ने इस प्रकार से जवाब है वो दिया है। तो यहाँ पर लेखक ने अपनी इस छोटे से बालक हामिद के माध्यम से बताया कि हामिद को कैसे अपनी दादी माँ का ख्याल है वो रहा है। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। वह मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव, कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और खाते देखकर उसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? ये भी तो, वह भी उसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। देखिए यहाँ पर जब हामिद लौट आया था, दोपहर का समय हो गया था और भूखा प्यासा, और कोई खिलौना भी नहीं खरीदा था बल्कि लेकर आया था तो चिमटा। और चिमटे के बारे में सुना अमीना ने, जो उसकी दादी अम्मा थी, वो जब हामिद ने उसके बारे में कहा कि वो तो तुम्हारे हाथ तवे से जल जाते हैं इसलिए मैंने चिमटा खरीदा। और हामिद के प्रेम को देखकर है वो बुढ़िया अमीना जो थी वो स्नेह से अभिभूत हो उठी। उसका मन है, उसका दिल है, वो पूरी तरह से भर आया। और इस प्रकार से लेखक मुंशी प्रेमचंद ने जो है दादी पोते के प्रति, दोनों का एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव है वो बताया है। और जो है छोटा सा हामिद है उसके प्रेम को भी, दादी के प्रति उसका जो प्रेम है वो बताया है। और इस प्रकार से जैसे ही उसने हामिद की बातों को सुना तो उसका क्रोध, एक बार तो उसे लगा कि बच्चा कुछ नहीं खाया और ये चिमटा ले आया, लेकिन क्रोध है वो स्नेह में बदल गया। और फिर उससे उसके ऊपर बहुत सारी ममता, बहुत सारा वात्सल्य उसके मन में उमड़ आया। और ये प्रेम जो है वो प्रगल्भ प्रेम नहीं था, यानी कोई दिखावे का प्रेम नहीं था, चतुराईपूर्ण या होशियारी से व्यक्त करने वाला प्रेम नहीं था कि वो सारे शब्दों में उसके बहुत सारी कुछ बातें कह देती, बल्कि ये मूक स्नेह था, यानी चुपचाप। यानी जब कभी हृदय में बहुत सारे भाव उत्पन्न हो जाते हैं, भावों से भरा हुआ हृदय होता है, तो हमारे पास कई बार वाणी नहीं होती, हमारे पास शब्द नहीं होते कि हम क्या कहें। तो ऐसे ही अमीना के पास भी आज शब्द नहीं थे। वह अपने प्रेम को अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं कर सकती थी, केवल हृदय में उसका अनुभव है वो कर सकती थी। और वो मन ही मन महसूस कर रही थी कि उसे, छोटे से बालक को इस मेले में हमेशा उसकी दादी का ध्यान रहा कि कितना त्यागी बालक है, कितना सद्भावी है और कितना विवेकशील है कि उसे इस मेले में जो छोटे बच्चे जब खा रहे होंगे, पी रहे होंगे, नाच जो भी है, जो है खिलौने खरीद रहे होंगे, लेकिन उसने अपने मन को संयमित रखा। उसने न तो कुछ खाया, न पिया, न कुछ खरीदा, बल्कि उसे अपनी अम्मी जान, अपनी दादी माँ का ख्याल है वो बना रहा। और अमीना मन ही मन सोचती है कि जब उसने दूसरे बच्चों को जब खिलौने लेते देखा होगा, मिठाई खरीदते देखा होगा, तो उसका मन भी कितना ललचाया होगा और इसने कितना अपने आप को संयमित किया होगा। और इस प्रकार से वहाँ भी उसे बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन है वो गदगद हो गया। और इस प्रकार से लेखक प्रेमचंद ने जो है दोनों दादी पोते के बीच के स्नेह को बताया है, प्रेम को बताया है। और अमीना का मन गदगद यानी भाव से भर उठा, अभिभूत हो गया, वो प्रसन्नता से भर उठी उसके मन में, उसकी आँखों से जो है खुशी के आंसू हैं वो निकल आए। वो धन्य हो गई कि उसे इतना प्यारा पोता है वो मिला है। अब एक और विचित्र बात हुई, हामिद के चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। देखिए ये अंग्रेजी शब्द आ गया है पार्ट।
बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद उसका रहस्य क्या समझता। देखिए, हामिद बालक था। अब लेखक ये कह रहे हैं कि जब हामिद ने चिमटा खरीदा और अमीना का इतना ख्याल रखा तो अमीना है वो कुछ समझ नहीं पाई कि इतना छोटा सा बालक इतना ज़्यादा परिपक्व कैसे हो सकता है, इतना ज़्यादा बुद्धिमान, इतना ज़्यादा विवेकपूर्ण कैसे हो सकता है कि वो भूखा प्यासा रहा और उसे अपनी दादी माँ का ख्याल बना रहा। और इस प्रेम से अभिभूत अमीना जो है मन में गदगद होकर भाव से भर उठी। और अब एक विचित्र बात ये हुई कि विचित्र बात क्या थी कि हामिद के चिमटे से भी विचित्र, यानी हामिद के चिमटे से विचित्र क्यों कि हामिद एक बालक था, 5 से 6 साल का बालक था, लेकिन और उस बालक के अंदर जो समझ थी, जो विवेक थी, वो बड़ों के अंदर होती है। एक बूढ़े आदमी के अंदर जो विवेक होता है वो हामिद के अंदर था। हामिद भी आमतौर पर साधारण बच्चों की तरह खिलौने खरीद सकता था, मिठाइयाँ खा सकता था, लेकिन इतना छोटा बालक और उसके मन में विचार भी आया तो चिमटा खरीदने का, ये बड़ी ही विचित्र बात थी। तो अमीना के साथ भी कुछ विचित्र बात हुई कि वह बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था, अर्थात हामिद का जो व्यवहार था वो किसी बड़े बुजुर्ग के जैसा था। उसके अंदर बच्चों जैसी कोई भी जो है तरीका या कह सकते हैं कोई भी ऐसा भाव भंगिमा नहीं थी, बल्कि उसने बड़ी ही परिपक्वता के साथ है आज उसने अपने आप को निभाया था। उसने अपने आप को साबित किया था कि वो अपनी दादी माँ का ख्याल है वो किस तरीके से रखता है। हालांकि उसने ये कोई दिखावे के तौर पे नहीं किया था, बल्कि उसके मन में अपनी दादी के प्रति जो है असीम प्रेम था, वो प्रेम है वो उस मेले के दौरान भी बना रहा। और उसने अपने आप को जब्त किया और अपनी दादी माँ का ख्याल रखते हुए उसने चिमटा खरीदा कि उसकी दादी माँ की अंगुलियाँ हैं वो जल जाती है। तो ये बड़ी ही अनोखी बात थी कि एक छोटे से बालक के द्वारा इतना बड़ा सोचना और उसके बाद उस चिमटे को खरीदना। तो कहीं न कहीं हामिद ने परिपक्वता का परिचय दिया था और उसने एक बूढ़े आदमी का पार्ट खेला था, यानी एक बूढ़े आदमी जैसी बुद्धि और विवेक का परिचय है वो दिया था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। और यहाँ पर अमीना भी आज उसके साथ भी कुछ अलग हो रहा था कि अमीना का जो वृद्धा थी, बूढ़ी थी, लेकिन आज उसका व्यवहार किसी बच्चे से कम नहीं था, बल्कि बच्चे के समान वो कर रही थी, वो रो रही थी और रोने लगी। जैसा बड़े के हाथ में या बड़े को देखकर जो है कई बार बच्चा है वो स्नेह से अभिभूत होकर रोने लग जाता है, उसके मन में खुशी आ जाती है, या अपने बड़े को देखकर उसके भाव है वो बांध नहीं पाती, या जो है भाव है वो कहीं ना कहीं रोक नहीं पाते। तो आज अमीना है वो लगातार दुआएं दे रही थी, लगातार रोए जा रही थी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी, यानी इतनी अनगिनत आशीर्वाद है वो बरसाए जा रही थी, आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी और उसके आंखों से लगातार अश्रु है वो गिरते जा रहे थे। ये दोनों का व्यवहार असामान्य था। लेखक ने ये बताने का प्रयास किया है कि अमीना ने बच्चों जैसा व्यवहार करना शुरू किया था और हामिद ने बड़े ही बुजुर्ग जैसा व्यवहार करके जो है चिमटा खरीदा था। तो दोनों का व्यवहार असामान्य था उम्र के हिसाब से, कि अमीना आज बुढ़िया से बालिका दिख रही थी और हामिद है वो बालक से बुजुर्ग बन गया था। तो ये व्यवहार है दोनों का विचित्र था। तो यहाँ पे लेखक ने यही बात बताने का प्रयास किया है कि दोनों का व्यवहार उम्र के हिसाब से असामान्य था और अनोखा व्यवहार था। अमीना रोई जा रही थी और आंचल फैला फैला कर अपने पोते हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से बड़ी बड़ी आंसुओं की बूंदें गिरती जाती थी। लेकिन हामिद चूंकि छोटा बालक था, उसने जो है कार्य जरूर परिपक्व बुद्धि वाला किया था, लेकिन फिर भी हामिद की समझ इतनी नहीं थी कि वो अपनी दादी माँ के इस व्यवहार को, इस गूढ़ रहस्य को वो समझ पाता, उसके पीछे छिपे हुए भावों के रहस्य को वो समझता। तो हामिद बस उसे देखता जा रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी दादी माँ क्यों रो रही है। यानी कि यहाँ पे लेखक ने हमें ये बताने का प्रयास किया है कि दोनों के बीच में कैसी समझ थी, कैसा मनोभाव था कि दोनों ने एक दूसरे का ख्याल रखा था। और दादी माँ इसलिए खुश थी, आज उसके आंसू है खुशी के थे। क्यों? वो अपने पुत्रवधू और पुत्र को भी याद कर रही थी, साथ में जो उसे असामान्य इतना अच्छा बालक उसे मिला था वो इसे ईश्वर का आशीर्वाद समझ रही थी, जो उसका ख्याल भी रख रहा था। उससे हामिद के प्रति वो आशावान थी कि वो जीवन में ज़रूर कुछ अच्छा कर लेगा, इसलिए वो हामिद को बहुत सारी ढेर सारी दुआएं देती थी और खुशी के आंसू है उसके गिरते जा रहे थे। तो यहाँ लेखक ने बड़ी मनोविश्लेषणात्मक तरीके से, चित्रात्मक लहजे के माध्यम से अपनी वाणी को, अपनी कहानी को प्रस्तुत किया है और इस प्रकार से दोनों दादी और पोते का स्नेह
जो है अमीना और हामिद का जो स्नेह है वो कवि ने, लेखक ने भावुकतापूर्ण है वो बांधने का प्रयास से वो किया है। तो इस प्रकार ये हमारी कहानी का आज अंतिम बिंदु था और आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी है वो अच्छे से समझ में आई होगी। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं और अपने जो है जिज्ञासा अगर कुछ है तो वो पूछ सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। धन्यवाद।